दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। 5 वंश कौन-कौन से हैं? जीके, टीएसएल, इनको कहा जाता है जीके तो सरल है, गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सूंघ लो, कुछ भी बोल दो आप, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जीके तसला में, गुड़ खाओ तसले में, कैसे भी बोलो। तो क्या बोलेंगे? हमको जनरली पढ़ना है, उतनी ट्रिक से आप 4 चीज़ें ट्रिक से याद भी कर लोगे तो कोई अर्थ नहीं है। इतिहास ट्रिक्स का विषय नहीं है। आप अच्छे छात्र होंगे तो जनरली आप पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन की जरूरत है, नहीं भूलोगे। तो पहला क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो भारत पर आपका दिल्ली जो सल्तनत हुई उसमें पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से रहा? 1206 से 1290। ध्यान से देखिए। फिर आपका खिलजी रहे 1290 से 1320। खिलजियों के बाद में फिर आपका तुगलक रहे 1320 से 1414। और आपका फिर सैयद रहे 1414 से 1451 और फिर लोधी 1451 से 1526। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे, गुलाम वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? 84 वर्ष। खिलजी आपका 30 वर्ष, तुगलक 94 ईयर्स, सैयद 37 ईयर्स, लोधी 75 ईयर्स। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए कौन सा डायनेस्टी रहा था? किस राजवंश का? तो क्या बोलेंगे? खिलजी वंश सबसे कम कार्यकाल रहा, एक तो ये बात याद रख लेना, 30 वर्ष का। और सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है वो रहा है तुगलक वंश का। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की खिज्र खान ने, और लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो इब्राहिम, नहीं सॉरी, बहलोल लोधी के द्वारा। बात क्लियर है? खिलजी 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 ये पूछे जाते हैं दोस्त, जिसको मैं महत्वपूर्ण बताऊं उसको ध्यान देना है, बाकी चीजें बस फ्लो में पढ़ लेनी है। तो हमको शुरू करना है गुलाम वंश से। और गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया? क्योंकि मैंने बताया इसकी नींव डाली किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऐबक एक गुलाम था या नहीं था? किसका गुलाम था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपना जो राज्य क्षेत्र था वो 4 अपने दास सेनापतियों को दे दिया था। और गुलाम वंश इसलिए भी कहा जाता है, ऐसा नहीं है इस वंश के जो सारे शासक हैं वो सब गुलाम थे, यानी इसमें 11 राजा हुए तो वो क्या 11 के 11 गुलाम थे? नहीं। यहाँ पर जो चर्चित शासक हुए वो सब गुलाम थे। इल्तुतमिश जैसे शासक, इसके संस्थापक जैसे शासक, या बलबन जिसका एक खौफ था, उसकी कहानी हम तुम्हें सुनाएंगे, तो वो सब गुलाम रहे। ठीक है। तो गुलाम वंश के जो बाकी नाम कहे जाते हैं, एक तो कहा जाता है दास वंश इसको, और अजीबुल्ला एक इतिहासकार उन्होंने इसको ममलूक वंश कहा है, इलबरी वंश भी कहा है, क्योंकि इलबरी इलबरी जो थे, इलबरी कहा जाता था तुर्कों को। तो यानी कि इलबरी तुर्क इनको कहा जाता था कि ये तुर्कों की इलबरी शाखा के थे जो शुरुआती शासक है, इसलिए इलबरी वंश भी इसको कहा गया। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, और पहला शासक जिसकी हम बात कर रहे थे आपका कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गुलाम वंश का संस्थापक है। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कोई उतना बड़ा शासक भी नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेशक कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इतना काम तो वह कर गया कि एक वंश की स्थापना उसने भारत में कर दी। अब से पहले भी आपने देखा होगा बहुत, क्या कोई राजवंश स्थापित करके गया था, हाँ या ना? बताइए दोस्त। आप कहेंगे नहीं भैया। महमूद गजनवी आपने पढ़ा, क्या कोई राजवंश स्थापित करके गया भारत में? सफल ही नहीं हुआ। बहुत युद्ध किए लेकिन राजवंश स्थापित नहीं कर पाया। मोहम्मद गोरी, आप कहोगे नहीं भैया। यानी कि अब से पहले भी शासक आए, आप देखिए उन सब में सबसे ज्यादा कामयाब कौन सिद्ध हो गया? भारत में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना कर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गुलाम वंश का फाउंडर था। जन्म 1150 ईस्वी हुआ था। राजधानी इसने बनाई थी लाहौर। कहाँ अपना सेंटर बनाया था? लाहौर। फिर तो भैया अभी तो आप बता रहे थे दिल्ली सल्तनत वालों का जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली था, तो इसका लाहौर कैसे? सिर्फ यही कुछ दिन के लिए लाहौर रखता है, इसके बाद में इल्तुतमिश इसको दिल्ली ले आता है। और गुलाम वंश का भी ज्यादातर जो आपका हेडक्वार्टर रहा वो दिल्ली ही रहा। ठीक है। तो राजधानी क्या बनाई इसने? आपका लाहौर। जो ये मिलिट्री को अपनी को रखता था वो इंद्रप्रस्थ में रखता था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, मिलिट्री इसकी दिल्ली में ही रहती थी। इसका गुलाम था, गोरी का गुलाम था, ये हम आपको बता चुके। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था। मिर्जा अजीज कोका यानी कि जिसका इसको बेचा गया था, गोरी ने इसको खरीदा था। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि मलिक और सिपह सलार दी थी। ऐबक गोरी का दामाद भी बना अपनी योग्यता के चलते हुए। गोरी ने शुरुआत में इसको अमीर आखूर, ये पद बहुत चर्चित है, एसएससी ने तो कई बार पूछा है अमीर आखूर क्या है? घोड़ी के अस्तबल का प्रमुख। पहले ये घोड़ों की मालिश करने के लिए लाते थे इनको कि भैया सिद्ध करके दिखाओ तुम्हारे अंदर योग्यता है। जैसे तुम में से एक बच्चा ये कह दे, जब कल आपका रिजल्ट होगा, यहाँ सम्मान समारोह होगा, अभी खुद से प्रण ले ले कोई एक, बोले भैया जिस दिन सिलेक्शन लेके आऊंगा उस दिन मैं आपसे मिलूंगा और यही बात कहूंगा आपसे, सिर्फ यही बात मुझे आगे कहनी है कि हाँ मेरे अंदर योग्यता थी और मैंने खुद को सिद्ध करके दिखाया। तो ऐसे ही कहते थे राजा भी कि अपनी योग्यता सिद्ध करके दिखाओ और फिर तुम्हारे प्रमोशन उस तरह से होंगे। विपांशु भाई बहुत ठीक है। संध्या। तो अमीर आखूर यानी कि घोड़े के अस्तबल का प्रमुख था ये। ऐबक के बाकी नाम है पीलबक्स। पीलबक्स बोलते हैं कि जब ये जीतता था तो हाथियों को दान देता था, लाख बक्स लाखों का दान दे देता था। हातिम द्वितीय इसकी एक अरब के शासक से इसकी उदारता की वजह से कि ये बहुत उदार था, तो इसकी तुलना की गई है कुरान खां। कुरान ये लिखता रहता था, कुरान की आयतें लिखता था, तो इसलिए कुरान खां भी कहा गया है।
अपना शासन इसने कुरान के आधार पर चलाया। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही खुतबा। खुतबा का मतलब होता था प्रशंसा पत्र। पहले खलीफा को ये अपनी प्रशंसा लिखवाते थे, बगदाद के खलीफा को लिखते थे कि मैंने ये बड़े अच्छे काम कर दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो पहले के राजा खुतबा पढ़वाते थे, इसको बोलते थे आपका मतलब खुद को अप्रिशिएट करते थे और खलीफा से स्वीकृति ले लेते थे। तो इसने ऐसा कुछ नहीं कराया और ये हमेशा ये मानता रहा कि मैं एक दास हूँ गोरी का, और गोरी का दास होने की वजह से इसने खुद को कभी सुल्तान भी नहीं कहा। ये हमेशा मानता था कि जो बगदाद का खलीफा है वो सर्वोच्च पद है और मैं एक दास हूँ गोरी का, तो मैं तो एक सिपह सलार हूँ सिर्फ गोरी का, तो खुद को कभी सुल्तान भी नहीं मानता। ऐबक ये बख्तियार काकी का शिष्य था। दास किसी गौरी का था और शिष्य किसका था? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी ही वो व्यक्ति है जिसकी याद में क्या बोलेंगे, कौन सी इमारत भारत में बनाई गई है बताइए? कुतुब मीनार। बख्तियार काकी भी सूफीवाद से संबंधित थे। सूफीवाद मैंने आपको बताया, लोगों के बीच की दूरियों को खत्म करने के लिए सूफीज्म आया, सूफीवाद आया। बोलेंगे जी सर गोरी की कोई संतान नहीं थी तो ऐबक कैसे दामाद बना? अरे गोरी का कोई पुत्र नहीं था बुद्धू। संतान संतान शब्द लिख दिया क्या हमने? क्या गलती से कहीं सुल्तान शब्द तो नहीं लिख गया था? देख लेते हैं एक बार, ये लिख लेना उसको, अगर संतान लिख गया है तो पुत्र लिख लेना, है ना? लेकिन मैंने पुत्र ही लिखा था, गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था। अवे मेंटल्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको पिछले दिल्ली पुलिस के बहस में? हम कहते थे ये है मटर दिमाग के बच्चे। मटर, मटर का मतलब है मटरी, जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। अब शादी हुई है तो लड़की होगी ना, मैंने सोचा संतान नहीं है, फिर कैसे शादी हो जाएगी भला ऐसे? बख्तियार काकी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो सूफीज्म के भारत में स्थापक हैं। ऐबक ने भारत में क्या, इनको हम कल से पढ़ेंगे टुमारो। निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य। तो देखिए पहली कहानी समझिए, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? पहली कहानी तो ये है। 2.5 दिन का मतलब क्या होता है? 2.5 दिन, 2.5 दिन मतलब 2 दिन और आधा दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24, 24 और 12, यानी इसको बनने में टोटल 60 आवर्स लगे। कितने आवर्स? 60 आवर्स। 60 घंटे में इसको बनाया गया, यानी कि 2.5 दिन में बनाया गया। लेकिन ये पहले संस्कृत का एक महाविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण वहाँ के एक राजा थे, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ भी उनको कहते हैं, उन्होंने कराया। और इनके समय पर जो विग्रहराज फोर्थ थे, इनके समय पर एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था आपका हरिकेल। हरिकेल के नाम का जिक्र हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हरिकेल वो व्यक्ति हैं जिनकी जो पंक्तियाँ थीं, जो कविताएं थीं, वो उस संस्कृत महाविद्यालय में लिखी हुई थी। लेकिन ऐबक को ये रास नहीं आया। ऐबक ने बोला कि नहीं, इस महाविद्यालय को तोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे रहते हैं जिनको ये लगता है कि शिक्षा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस उनके नाम का बोलबाला होना चाहिए। तो ऐबक ने इस तरह से उसको तोड़वा दिया और उसकी जगह पर बनवाया आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। कहते हैं इसने मजदूरों को 60 घंटे कुछ खाने और पीने को नहीं दिया, और इसने कहा कि जब इस मस्जिद का निर्माण आप कर देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक मस्जिद है। क्या है जी? एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कितने दिन में हुआ? कितने दिन में हुआ निर्माण? फटाफट से बोलें, 60 घंटे में। तो इस तरह से इसने एक संस्कृत के विद्यालय को तोड़वा दिया था। इसी ने साथी आपका ये पहला इसका स्मारक हुआ। दूसरा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दुनिया आपका कहाँ पर? दिल्ली में इसने बनवाई। कहाँ पर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुतुब मीनार। भैया ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व में? हाँ जी, DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुतुब आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, चारों विकल्प दिए गए थे। तो इसीलिए हमने इसको लिखा है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इसको मानना। बहुत बार पूछा जाता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की, कुव्वतुल इस्लाम क्या है? सिर्फ इतना लिख देते हैं, स्मारक है, एक मस्जिद है, तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या है? याद रखेंगे, एक मस्जिद है। जो बातें मैं मार्क करूँ उनको ध्यान से देखना है। उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, उत्तर भारत की। अगर पूरे भारतवर्ष की पूछे कोई तो क्या कहेंगे? केरल की मस्जिद जो चेरामन जुमा मस्जिद है, वो सबसे पहली मस्जिद है। क्या बोलेंगे? पहली मस्जिद है। बहुत बढ़िया मुस्कान जी, बहुत थैंक यू। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में कराया था? किसकी याद में बताएंगे एक बार फटाफट से, याद रख लेना है। कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था वो हुआ था बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी कौन थे, जरा बताएं फटाफट से। हमने आपको नाम बताया था कि बख्तियार काकी कौन थे। बख्तियार काकी की याद में, इन द मेमोरी ऑफ बख्तियार काकी। कुतुब मीनार के बारे में क्या क्या पूछा जाता है? कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है टोटल? कुल 5 मंजिल हैं। 5 मंजिल हैं। पहली मंजिल ऐबक ने शुरू करवाई 1199 में। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बाद में एक शासक आए, इल्तुतमिश, इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। ठीक है, सबसे ठीक आंसर दिया है और सबसे पहले आंसर दिया है सुमित कुमार जी ने। सुमित कुमार जी ने कहा है कि बख्तियार काकी इनके गुरु थे, एक सूफी संत थे। बहुत शानदार, वेरी गुड। अली सैफी, बहुत सही आंसर है आपका। करण भाई, बहुत सही आंसर है।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ पर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मंजिल किसने बनवाई है? आपका इल्तुतमिश ने। क्रमवार देखते चला करो बोर्ड पर आप। पांचवी जो मंजिल है, पांचवी मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक। एक तुगलक वंश का शासक आया, फिरोज शाह तुगलक, 1368 में उसने क्या कराई? इसकी मरम्मत कराई। ये बहुत पूछा जाता है। कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल किसने बनवाई थी? 1505 में दिल्ली में क्या हुआ था? पहले तो यही बता दूं, 13 जो 68 में बता रहा हूँ, 1368 में इसने मरम्मत कराई। दरअसल में क्या हुआ था, ये कहा जाता है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार को कुछ नुकसान पहुंचा था, इसीलिए उसको आपका मरम्मत कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1505 की बात करें, 1505 में सिकंदर लोदी ने जब मरम्मत कराई तो 1505 के समय पर दिल्ली में भूकंप आया था और दिल्ली में भूकंप आने की वजह से कुतुब मीनार क्या है आपका थोड़ी डिग गई थी। राज गुजर एकदम ठीक आंसर है भैया। क्या बोलेंगे? 1505 में सिकंदर लोदी ने मरम्मत कराई। कितनी हाइट है इसकी? बहुत बार एसएससी ने पूछा है। कई बार ऑप्शन में ये होता है कि 73 मीटर नहीं होता, वहां पर लिखा होता है 72.5 मीटर। तो एक ही बात उसको समझना, दोनों ऑप्शन में हो नहीं सकते, दोनों होंगे तो 73 मीटर को चुनना है। समझे जी बॉस? किसको चुनेंगे? 73 मीटर को। अब फोकस अच्छा बन रहा होगा ना बोर्ड पर एकदम? नहीं तो मैं आगे खड़े रहता हूँ, तुम मेरी शक्ल देखते रहते हो। अब तुम्हें मेरा पेट थोड़ी देखना है, मेरे एक्सप्रेशंस आप समझ रहे होंगे फेस। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनको शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में। आपने स्टैटिक जीके में यूनेस्को को पढ़ाया? अच्छा, यकीन बैच पहला वाला किस किसने किया था, जरा बताएं मुझे फटाफट से। जाएंगे 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ था कौन? कुतुब मीनार। बच्चों पढ़ा करो बहुत फोकस के साथ में। गुंबद कला और मेहराब कला का जो जनक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब ये गुंबद कला और मेहराब कला क्या होती है? आपने अक्सर बहुत सारी इमारतों को देखा होगा, उन बहुत सारी इमारतों में आपने देखा है कुछ डिजाइन तो ऐसे होते हैं, कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं ऊपर से जो गोल होते हैं, देखे होंगे आपने। इस तरह के डिजाइन होते हैं, यस और नो? कुछ आपने डिजाइन देखे होंगे इस तरह के होते हैं, बहुत सारी दीवारों के, गेटों के, या कुछ गेट ऐसे होते हैं गुंबद बने होते हैं ऐसे। तो जो डिजाइन ऊपर से गोल होता है इसको बोलते हैं गुंबद। क्या बोलते हैं इसको? इसको गुंबद कहा जाता है, डोम कहा जाता है। और मेहराब इसको आर्क कहा जाता है। आर्क, आर्क ये शेप है ये। तो इस तरह की शेप यानी कि भारत में पहले नहीं थी निर्माण में। ये सब किसने शुरू किए हैं? बहुत शानदार, वेरी गुड। दरबारी कवि थे इसके हसन निजामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार पूछा जाता है। हसन निजामी किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? हसन निजामी, जिनकी बुक का नाम है आपका ताजुल मासिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर इसकी किताब है। ताजुल मासिर के कुल दो भाग हैं। पहला भाग इन्होंने लिखा था सन 1217 तक, जिसमें 1217 तक का इतिहास है, और दूसरा भाग इन्होंने लिखा 1217 से 1229 तक। 1229 तक, ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। भैया 43 लिखे हुए हैं, हमारी तो यूनेस्को साइट 24वां क्या है? 24वें भाई वो मिलिट्री है आपका, जो स्टैंड्स थे महाराष्ट्र के, यानी कि जो महाराष्ट्र के सैनिकों के जितने भी आपका परिदृश्य थे उन सबको शामिल किया गया। यहाँ देखोगे ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ऐबक की जो मैट मौत हुई थी वो 1210 में हुई। 1210 में, 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय उनकी मौत हुई थी। अब यहाँ पर फटाफट से बताओ, ये पोलो कौन सा खेल आपने देखा है? घोड़े पर बैठ करके हॉकी खेलते हैं, हॉकी। बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, ऐबक की डेथ कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? तो 1210 में हुई, पोलो खेल रहा था, घोड़े पर बैठ के हॉकी से खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा। फिर ये गिर गया, और गिर गया तो गिर के मौत हो गई। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। इसके बाद में जो शासक आया इल्तुतमिश, उसने इसको बनवाया था। इसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। एक बार जितना भी इसका पढ़ा है इसको ध्यान से दोबारा एक बार रिपीट करिए। आपको 2 मिनट का समय, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का समय देते हैं, एक बार फटाफट से। आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह की हम बात करते हैं। किसके बाद में गद्दी पर आया? अब क्रम आप देखते रहना। ऐबक के बाद में आराम शाह 8 महीने का शासन रहा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। इसको इल्तुतमिश ने, इसके बाद का जो शासक है उसने इसको हरा दिया था जूड के युद्ध में, क्योंकि पहले तो युद्ध होते थे गद्दी के लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे? दिल्ली के जो सरदार थे वो सब किसके पक्ष में आ गए थे? इल्तुतमिश के समर्थन में आ गए थे। और लाहौर वाले जो सरदार थे, लाहौर जानते हो ना आज पाकिस्तान में, लेकिन पहले तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, ये सब थे आराम शाह के समर्थन में। इन सब के बीच में एक वॉर हो गया। लाहौर के सरदार कहते थे आराम शाह तुमको गद्दी पर होना चाहिए, नहीं दिल्ली के सरदार कहते थे इल्तुतमिश तुमको गद्दी पर होना चाहिए, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और आराम शाह को गद्दी से हटा दिया गया। बड़ी छोटी सी बात है, याद भी नहीं रखनी है। तो कहने का मतलब है इल्तुतमिश गद्दी पर आ गया। इसका शासनकाल बहुत बार पूछा जाता है। इल्तुतमिश कौन से नंबर का शासक है? तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का आ गया इल्तुतमिश। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया, गुलाम का गुलाम। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मोहम्मद गोरी एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का भी गुलाम था इल्तुतमिश। तो इस तरह से इसको गुलाम का गुलाम, क्या बोलेंगे? बोलेंगे बोलेंगे फटाफट से। गुलाम का गुलाम कहा गया। इसे इलबरी वंश का तुर्क बताया गया। मैंने बताया इन सबका वंश कौन सा था? इलबरी, पहले भी हमने बताया, इसीलिए इसको इलबरी वंश भी कहा गया, ठीक है बॉस। इसकी उपाधि अमीर उल अमरा थी, ठीक है। इसके पिता का नाम ईलम खां था। ये अतिरिक्त जानकारियां नहीं याद करनी है, ध्यान से जो हम बताए वो याद करना है।
इसके पिता का नाम ईलम खान था। राजधानी जो इसने बनाई वो दिल्ली बनाई। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? ऐबक की राजधानी सारे लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया ऐबक की जो राजधानी थी, ऐबक की राजधानी, इंद्रप्रस्थ में उसने सैन्य राजधानी बना रखी थी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उसकी राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। लाहौर में। कहाँ थी? लाहौर में। बहुत बढ़िया। लाहौर से इसने राजधानी कहाँ बना ली? दिल्ली में। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत की थी, जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। ठीक है। इसने गद्दी पर बैठने के बाद में क्या किया था? शुरुआत में गद्दी पर तो कब बैठा? ये 1211 में। लेकिन इसकी कहानी सुनिए पहले क्या थी। इसकी कहानी सुनिए पहले। ये बदायूं में, चूंकि ये किसका गुलाम था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसको बदायूं की जिम्मेदारी दी गई थी। बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जिला है। ठीक है। और जैसे कि हमारा जिला बुलंदशहर है उत्तर प्रदेश में, उसका पड़ोसी एक जिला है लगभग। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। एक हमने आपसे कहा था सिर्फ उत्तर भारत में इक्ता किसने चलाई थी? वो आंसर करिए। इक्ता क्या था ये भी हमने आपको बताया था। तो आपसे उम्मीद हम ये भी करेंगे, अगर हमने आपने हमारे अच्छे छात्र की तरह पढ़ रहे हैं तो आप जरूर ये सोच पाएंगे कि इक्ता क्या था। तो आप कहेंगे इक्ता जमीन का एक टुकड़ा था जिसको सैनिकों को दिया जाता था नगद वेतन के बदले। ठीक है। तुर्क के चहलगानी 40 सरदारों का इसने गठन किया था। तुर्क के चहलगानी यानी तुर्क सरदार थे 40। अच्छा, जो पहले राजा होते थे तो उनका बड़ा विरोध होता था, कोई ना कोई उनके खिलाफ साजिश करता रहता था। तो इसने क्या किया? सब सरदारों को बुलाया कि जो मेरे खिलाफ हो सकते हैं उन सबको मैं अपने साथ ही मिला लेता हूँ। भाई जब दुश्मन बनाने से काम नहीं चल रहा तो दोस्त बना लो। तो इसने दोस्त बना लिए सब 40 सरदार। लेकिन इसको नहीं पता था ये 40 सरदार बाद में मेरे वंशजों के लिए ही खतरनाक होंगे। बाद में ये ही अपना उत्तराधिकार मानने लग जाएंगे, खुद को शक्तिशाली समझने लग जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इसने 40 सरदारों का एक गठन बनाया, उन सबको जिम्मेदारियां दी। वही होता है ना इस क्षेत्र में पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? आज राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? जिनको लगता है कि अच्छा ये बढ़िया पावरफुल आदमी है, उसी को वैसे नहीं आएगा तो ईडी वीडी का छापा लगवा के, सीबीआई वीबीआई कोई जांच लगवा के, कोई फर्जी मुकदमा लगवा के उसको अपने पक्ष में कर ही लेते हैं वो लोग। है ना? ऐसे ही होता नहीं? आप कहोगे हाँ भैया ऐसे ही होता है। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। आगरा में न्याय का घंटा लगाया। न्याय का घंटा से क्या मतलब है? कि आगरा में उसको बजा करके कोई भी न्याय प्राप्त करने के लिए फरियादी हो सकता था, यानी अपनी बात रख सकता था। ओके। इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है वो तारीख फिरोजशाही में लेखक बर्नी ने लिखा है। खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान बना। ये खिलहत कहा है क्या है? ये भैया खिलहत कहा है। खलीफा कहाँ पर बैठता था? मैंने बताइए सेंटर कहाँ पर था खलीफा का? बगदाद में। वहां से वो तारीफ पत्र लिखता था, या वो सभी के लिए तारीफें लिखता था? खलीफा तो सर्वोच्च पद था, कि हर किसी के लिए तारीफ नहीं लिखता था। लेकिन इल्तुतमिश का उसने खिलहत लिखा। खिलहत का मतलब है अप्रिशिएशन लेटर, कि भारत में ये व्यक्ति जो है इल्तुतमिश अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम। भैया एक न्याय की जंजीर जहांगीर की भी आती है ना। हाँ बच्चू, वो न्याय की जंजीर है, ये न्याय का घंटा है। दोनों शब्दों को ध्यान से देखना, न्याय की जंजीर या न्याय का घंटा। न्याय की जंजीर यदि बोलेगा तो फिर जहांगीर का वर्णन आएगा, वो हम जहांगीर के समय पर बताएंगे। और न्याय का घंटा यदि पूछेगा तो हमारा आंसर हमेशा होगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो ये खिलत इसने प्राप्त की थी, यानी कि अपने, हालांकि लगभग 1229-30 में इसको प्रशंसा लिखी थी बगदाद के खलीफा ने। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों। तराइन प्रथम किसके बीच में? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें कि आपका मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। 1192 तराइन द्वितीय, जिसमें आपका क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। ऐसे ही तराइन का तीसरा युद्ध ये हरियाणा में लड़ा गया। 1215-16 में यलदौज को इल्तुतमिश ने हराया। इल्तुतमिश ने हरा दिया। यलदौज आपको याद है कौन है? हमने कहा था मोहम्मद गोरी के कितने दास थे? 4 दास थे, यलदौज, कुबाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी। वो अपना साम्राज्य दे के गया था। तो उन चारों को बाद में क्या होने लगा था? उन चारों के अंदर लालच होने लगा, यार दिल्ली तो बहुत प्रसिद्ध होती जा रही है। दिल्ली देखो, यूं भी ऐसे नहीं कि दिल्ली में ये लोग सेंटर बना रहे थे, वाई, ये सोचना होगा आपको। दिल्ली यहाँ पर स्थित है। भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक मार्ग, और पश्चिम को पूर्व से जोड़ने वाला मार्ग, ये सब धीरे धीरे सेंटर बनते जा रहे थे दिल्ली से। तो दिल्ली के लिए झगड़े होने लगे। बाद में ये सड़क मार्ग होके जाने लगे कन्नौज। तो आप देखोगे इतिहास में बहुत सारे युद्ध किसके लिए होने लगे? कन्नौज के लिए होने लगे। तो जहां से सब मार्ग गुजरते थे वहां व्यापार का एक अच्छा अवसर होता था। सड़कें जहां जुड़ती थी वहीं तो व्यापार होगा। आप कहोगे जी। तो सड़कें जहां पर जुड़ रही हो उस पर हर कोई, या देखते थे भाई इसके आसपास उपजाऊ भूमि है तो राजा उस क्षेत्र को भी जीतना चाहते थे। बहुत शानदार। 1217 में इल्तुतमिश ने लाहौर को कंट्रोल में किया था। मंगोलों का आक्रमण, मंगोल 1221। मंगोल आप मुझे बताइए जरा। मंगोलों का आक्रमण हुआ तिमुचिन चंगेज खान के नेतृत्व में। चंगेज खान, जानते हो इसको, चंगेज खान को? एक कहावत चलती है उधर मंगोल क्षेत्र में कि हर छठी औलाद चंगेज खान की है, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ एक ही सिद्धांत था। ये कहा जाता है कि उसने पूरे अपने जीवन भर या तो व्यक्तियों को काटने में तलवारों से अपना समय व्यतीत किया, या फिर स्त्रियों के साथ संबंध बनाने। ये पूरे मंगोल में कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि उसकी लाखों संतानें थीं।
मतलब उसके चैन प्रोसेस, उसके बच्चे रहे होंगे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, एक कहा जाता छठा बच्चा चंगेज खान का। बहुत क्रूर शासक था, तलवार के दम पर अपना शासन फैलाना चाहता था। और उसने क्या किया, मतलब बहुत अपहरण किए, बहुत क्रूर शासक था, बहुत स्त्रियों के अपहरण उसने किए, बहुत हत्याएं की। तो ये ईरान वाले क्षेत्र यानी ट्रांसक्सियानो को इसने जीता था 1219 में। तो ईरान चूंकि भारत का पड़ोसी है, अब ईरान से इसको आना था भारत। भारत आने के लिए क्या बोलेंगे इसने, यहाँ पर देखना ध्यान से, जो आक्रमण किया 1221 में किया। तो जिसको हम किताब में आक्रमण पढ़ते हैं, क्या ये भारत की सीमाओं में पहुंच गया था? बोलेंगे। आप कहेंगे नहीं भैया, ये पहुंच नहीं पाया था। तो यह कहानी सुनिए जरा। दरअसल में जो युद्ध चल रहा था आपका चंगेज खान का, हमने शायद यहाँ पर लिखा भी होगा, या नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कहानी है वो एक। जब चंगेज खान आपका जलालुद्दीन मकबरनी एक व्यक्ति था, जलालुद्दीन मकबरनी के खिलाफ जब युद्ध हुआ तो जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके भारत आया, के पीछे पीछे चंगेज खान। जलालुद्दीन मकबरनी आगे आगे, पीछे पीछे चंगेज खान। जलालुद्दीन मकबरनी भाग करके उसने एक दूत भेजा यहाँ पर आपका इल्तुतमिश के पास में, भैया जी हमको बचा लो, हमारे पीछे पीछे ऐसे ऐसे चंगेज खान लगा हुआ है, मार डालेगा। इल्तुतमिश ने सोचा इसको पनाह दी जाए या ना दी जाए। बहुत ध्यान दिया उसने, सारी स्थितियों पर विचार किया। उसने जलालुद्दीन मकबरनी को ही मरवा दिया इल्तुतमिश ने, और अपने राज्य पर आने वाले संकट को टाल दिया। नहीं तो पीछे पीछे चंगेज खान आता, भारत में लाखों लोगों को मारता और यहाँ अपहरण करता। और पहले के क्रूर शासकों के काम थे, इनके लिए मर्डर और रेप कोई बड़ी बात नहीं होती थी, ना इनके अंदर उतनी मानवीय भावनाएं होती थी। इनको बस अपना आतंक फैलाना होता है हर वर्ग में। ये आकर के यहाँ वो सब चीज़ें ना करे, इसका ख्याल रखा उसने, और उसने समझदारी पूर्वक उसको मरवा दिया। अब मरवा दिया तो वो क्या हो गया फिर, जैसे ही चंगेज खान को ये पता चला कि नहीं मेरा दुश्मन, उसको पनाह नहीं मिली है दिल्ली में, उसको मार दिया गया है, तो कहते हैं वो भारतीय सीमाओं से लौट गया। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ज्योति ठाकुर जी ने लिखा है सर खाना बना रही हूँ, बहुत अच्छी बात है बेटे, मेरी बहन दीदी, बहुत बढ़िया बात है। आपने इतने काम की बात हमको बता दी है अभी, और इसी के लिए हम आए थे क्लास में कि आप ये बात हमको बताएंगी। बहुत शानदार, बहुत खूब। भैया आएंगे आगे। तो इल्तुतमिश ने बंगाल जीता 1226 में, यानी कि 1226 में इसने आपका बंगाल क्षेत्र को जीता था। और बंगाल क्षेत्र जहाँ पर फिर बिहार का सूबेदार कैसे जी, देखिए आज का जो बिहार है वो पहले बंगाल क्षेत्र में ही लगता था, आज का जो उड़ीसा है वो पहले बंगाल क्षेत्र में ही लगता था। तो बिहार का जो सूबेदार है वो अलाउद्दीन जानी को ये बना के आया था, उसको लेकर के गया था। 1232 में इसने ग्वालियर जीता, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? जहां मैं महत्वपूर्ण लिख दूं, प्रॉमिस लिखिए, पी लिखिए, पी, कि भैया उसको जरूर हम फोकस पे रखेंगे। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये दिल्ली में बनवाया था नसीरुद्दीन महमूद की याद में। नसीरुद्दीन महमूद इसका बेटा था, जो कि बिहार अभियान में एक्सपायर हो गया था, यानी खत्म हो गया था, उसका देहांत हो गया था, तो उसकी मेमोरी में इसने बनवाया। और ये भारत का पहला मकबरा है। मकबरा समझते हो, जैसे कि हर धर्म में अलग अलग नाम होते हैं, हिंदुओं में समाधि कहते हैं, समाधि, जहाँ पर आप मान के चलो किसी को क्या करते हैं, आपका शव को जलाने की प्रथा है हिंदुओं में। ऐसे ही मुस्लिमों में क्या है, आपका जो शव है उसको दफनाने की प्रथा है, और उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना दें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका टॉम अर्थात मकबरा। तो इसने अपने बेटे की याद में बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। मकबरा शैली का जनक इसीलिए किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इसने जीतल अर्थात तांबा और टंका चांदी के सिक्के जारी किए थे। यानी तांबे का बना हुआ जीतल था, जीतल किसके समय चला था, और चांदी का बना टक्का, ये सिक्के इसने जारी किए। 175 ग्रेन का था। एक ग्रेन में हम ये कहते हैं लगभग आपका कि 16 के लगभग ग्राम होते हैं। 175 ग्रेन कह लीजिए या 11 ग्राम कह लीजिए। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। व्हाट इज टकसाल? टकसाल बोलते हैं, जैसे आप मुझे बताओ नोट कहाँ पर बनते हैं, तो आप कहेंगे नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। लेकिन 1 रुपये का नोट कौन छापता है, आपका वित्त मंत्रालय अर्थात फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये तो नोट का तो प्रोसेस आप जानते हैं। सिक्के टकसाल में बनते हैं। भारत में कितनी टकसालें हैं, मैं आपसे पूछूं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि भारत में 4 टकसालें हैं, मुंबई है, हैदराबाद है, आपका नोएडा में है। एक टकसाल आप बताएं चौथी कहाँ पर है? तो ये जो टकसाल होती है ये सिक्कों को ढालने के लिए होती है। अब तो किसी टकसाल को आप किसी आज वर्तमान के किसी सिक्के को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी टकसाल का बना है, किस पे डायमंड बना होता है, गोल बना होता है। 4 टकसालें हैं, सभी ने ठीक आंसर किया है, लेकिन चौथी टकसाल कहाँ पर है ये आपको बताना था। ठीक है, नोएडा में बता चुका आपका, नहीं देवास में टकसाल नहीं है, देवास में नोट छापने की साथी आपका प्रेस है, कुछ भी कह देते हो तुम। कोलकाता में है, ये ठीक आंसर दिया रितेश जी ने, शिवराज जी ने, वेरी गुड। टकसाल पर। अतारकीन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि था आपका मिनहाज उस सिराज। एसएससी चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पिछले 5 वर्षों से। मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का। उसकी बुक का क्या नाम है, भूलना नहीं है। सीजीएल मेंस में भी आया, 21 वाले में तो सारे एग्जाम में आया था, प्रीलिम्स में आया था, मेंस में आया था, 22 में प्रीलिम्स मेंस में आया था, दोनों में क्वेश्चन आया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, ये भी इल्तुतमिश ने खुद ही बनवाया। भैया खुद कैसे बनवा लेते थे, पहले ही बनवा देते, भैया हमको यहाँ दफनाना, राजा तो राजा है। ठीक है, 1236 में इसकी मौत हो गई और इल्तुतमिश ने इसको कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था।
तो आप मुझे बताएं कुतुब मीनार की कौन कौन सी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी, अब आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी भैया। इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर आया। इसका पिता तो इल्तुतमिश ही है, यानी कि इल्तुतमिश का बेटा ही था, और इसकी माँ थी शाह तुर्कान। ये बड़ी मतलब ऐसे समझो बदतमीज किस्म की महिला थी, और अपना ही शासन चलाती रहती थी, अपना शासन चलाती रहती थी। इसके जो क्या बोलेंगे, मृत्यु 1236 में हो गई, 1236 में, 1236 में। अरे सर जी, हमने तो इतने दिन बाद देखा है, हम तो सोच रहे थे आप पढ़ाना छोड़ चुके। अरे तुम पे कैसी कैसी बातें रहती हैं बुद्धू। वापस आएंगे भैया। देखिए, इस समय के जो प्रांतीय इक्तादार थे, इक्तादार आप समझते हैं, इक्ता मतलब जमीन का टुकड़ा जिनको मिलता था, और इक्तादार के पास अगर जमीन हो जाती थी, मान के चलो कई सैनिक हो गए और बहुत सारे इक्ता हो गए इकट्ठे, तो वो उन लोगों ने समूह बनाया कि भाई हम खिलाफ इसके काम करते हैं, क्योंकि राजा अच्छा नहीं है, इसके सारे जो कंट्रोल है वो इसकी माँ के हाथ में है, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान डिसीजन अच्छे नहीं लेती थी, ठीक है, एक तानाशाही महिला थी। तो इसकी जगह पर सबने प्लान किया कि भाई यार अगर महिला ही शासन चला रही है तो फिर तो एक काम कर लो, देख लो किसी और को। तो इसकी जगह रजिया सुल्तान गद्दी पर आई थी। रजिया सुल्तान कैसे आई? रजिया सुल्तान ये समझिए, रजिया सुल्तान तो बेटी थी इल्तुतमिश की। तो रजिया सुल्तान ने देखा कि दरबार में बड़ी गड़बड़ चल रही है, माँ उल्टे सीधे डिसीजन ले रही है, उसके खिलाफ में गुट थे ही। ये पहुंच गई आपका जुमे के दिन, शुक्रवार की नमाज में लाल कपड़े पहन के। लाल कपड़े फरियाद का प्रतीक माने जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया हमारा रजिया सुल्तान ने, और बताया कि भाई आप क्या चल रहा है, किले के अंदर से क्या हो रहा है, कितना मतलब क्रूरता का शासन है। और ये कहा सब लोगों से, मतलब एक प्रार्थना की कि यदि आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपकी हिफाजत करूंगी, आपके लिए काम करूंगी। तो ये कहते हैं कि वहाँ जो भीड़ थी वो इतनी उग्र हो गई थी कि उसने किले पर आक्रमण कर दिया। किले पर आक्रमण, शाह तुर्कान वुर्कान इन सबको पकड़ लिया उन्होंने। तो क्या बोलते हैं, रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका हुई, और इसका शासनकाल भी दोस्त याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिता कौन है? इल्तुतमिश है। माता कुतुबी बेगम थी। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी। कुल्हा मतलब ऐसा ब्लेजर टाइप पे, और टोपी लगा के रहती थी, टोपी। यानी कि ये पहली शासक तो बनी बनी, और भारत में उस समय पर ये ऐसी महिला बनी जिसने बुर्का को त्याग दिया। ठीक है। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखूर हमने आपको बताया था क्या होता था, जो आपका अस्तबल होता था जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उस डिपार्टमेंट में, ये होता था। रजिया सुल्तान मिनहाज उस सिराज के इतिहासकार है। मिनहाज उस सिराज ने एक बात कही है कि यदि रजिया महिला ना होती तो उसका नाम भी भारत के बड़े राजाओं में लिया जाता। इस बात का क्या मतलब है? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि रजिया का महिला होना ही उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि लोग बचा नहीं पाते ना महिला की तरक्की। ऐसे ही समाज में भाई आप चाहेंगे आपकी बहन बेटी कामयाब हो, आप उनको कल कामयाब करोगे, बाकी समाज का आप रिएक्शन देखना, बाकी सोसाइटी का। अब आप सोच के देखो, आज से 800 साल पहले, आज से 900 साल पहले, आज से 1000 साल पहले कैसी स्थिति रही होगी, सोच के देखिए एक बार। तो महिला एक हमारे ऊपर शासन कर रही है तो कहाँ लोगों को पचा होगा। लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता डिसीजन किस तरह के लिए जा रहे हैं, निर्णय किस तरह के लिए जा रहे हैं। लोगों को क्या जहर होता है, पुरुषों को ये लगेगा नहीं महिला हमारे ऊपर डिसीजन ले रही है, टिप्पणी करने लग जाएगी। पुरुषों को, महिलाओं को ये लगेगा पुरुष है हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है। अरे हमारी जाति का तो नेता है ही नहीं, अरे हमारी जाति का तो मुख्यमंत्री है नहीं, अपनी जाति वाले को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर ये भी नहीं चलता तो धर्म के नाम पर, अरे हमारे धर्म का व्यक्ति होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, लोगों को ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति डिसीजन कैसे लेगा, उनको ये मतलब है कि जो आदमी है वो कौन है। डिसीजन विसीजन जाए इधर उधर, कुछ भी होता रहे, देश का कोई दिक्कत नहीं है, राज्य का कुछ भी होता रहे, स्टेट का कुछ भी होता रहे, हमारा आदमी होना चाहिए, चाहे करप्ट हो, चाहे रेपिस्ट हो। इस देश में रेपिस्ट मुकदमे जीत रहे हैं, रेपिस्ट चुनाव जीत रहे हैं इस देश में। समझ रहे हैं आप? देश किस दिशा में जा रहा है ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि साक्षरता कोई बढ़ा नहीं रहा है, एजुकेशन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास है नहीं। वो चाहती हैं सरकारें आप अनपढ़ बने रहें, आप पढ़े लिखे ना, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अनपढ़ बनी रहें, ताकि सवाल ना पूछें या फिर उनके किसी भी भ्रम के शिकार बने रहें। यहाँ पर आएंगे तो ये काला गुलाम जो याकूत है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रजिया फेमस हुई, रजिया ने अच्छे डिसीजन लिए, अच्छा शासन चलाया, तो लोगों ने उसके बारे में अफवाहें शुरू कर दी। सबसे आसान क्या होता है किसी महिला के बारे में टिप्पणी करने का? तो उसके चरित्र पर सवाल उठा दो, सबसे आसान तरीका। यही करता है ना समाज। ऐसे ही रजिया सुल्तान के चरित्र पर सवाल उठाए गए कि उसका जो काला गुलाम था, मतलब वो ब्लैक था, अबसीनियाई गुलाम था वो, ब्लैक याकूत। एक मूवी भी आई थी रजिया के ऊपर, उसमें हेमा मालिनी रजिया बनी है, और धर्मेंद्र धर्मेंद्र जो उनके पति हैं वो बने हैं आपका याकूत खान। ठीक है। बाद में इसको बनाया इन्होंने अमीर हाजिब, यानी कि रॉयल मैनेजर। पूरे दरबार का काम ये देखता था, राजशाही परिवार का क्या काम होगा। तो जो याकूत था, उसको सब लोगों ने कहा कि रजिया यदि घोड़े पर बैठती थी तो ये अपनी गोद में भरकर उसको घोड़े पर बिठाता था, वो घोड़े से उतरती थी तो अपनी गोद में भर करके ये उसको घोड़े से उतारता था। तो सब लोगों ने इसके और उसके प्रेम की कहानी चल दी। समझ रहे हैं? अब क्या होगा, किसी के बारे में फिर लोग कहेंगे अरे यार हमने तो इसको इसलिए गद्दी पर बिठाया था, इसका तो सिर्फ प्रेम में, इश्क में ध्यान है।
हमारे कल के बच्चे, हमारे अधिकारों के लिए कौन लड़ेगा, इसका तो ध्यान ही नहीं है, ये तो महारानी हो गई इस कर रही है। चलिए, इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह कौन कौन से थे? पहला विद्रोह किया कबीर खां एयाज ने, जो कि लाहौर का था। ये वही 40 सरदार है, तुर्क चहलगानी। तुर्क चहलगानी किसने बनाया था? बोलेंगे भी? बोलो फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? कबीर खां एयाज लाहौर, तुर्क चहलगानी का एक सदस्य था। एतगीन अमीर हाजिब था ये, अमीर हाजिब, ठीक है, ये बाद में रॉयल मैनेजर हो गया था। अल्तुनिया ये भटिंडा का था, तबर हिंद का, पंजाब का। तो जैसे ही इनका हुआ, इसको भी शांत कर दिया उसने, इसको भी शांत कर दिया। अल्तुनिया ये करा था पंजाब में, ये भी मतलब आपका उन्हीं 40 सरदारों में से, तुर्क सरदारों में से था। यानी रजिया का पिता इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के खास आदमी थे सब तुर्क चहलगानी वाले। रजियन का अच्छा बेटा, ज्यादा नेता बन रहा। हम आ रहे हैं अभी पंजाब, दिल्ली से जल्दी सेना लेके, युद्ध कर दिया उसमें। वहां पर पड़ता है भटिंडा में। पिछली बार दिल्ली पुलिस ने ही पूछा किला मुबारक कहाँ पर स्थित है, पंजाब में। यहाँ पर याकूत मारा गया, यानी कि काला गुलाम मारा गया, और रजिया को कैद कर लिया गया। रजिया तो उसको विद्रोह को दबाने गई थी, लेकिन रजिया को यहाँ पर कैद कर लिया गया। अब रजिया बेचारी बंधी पड़ी है कुर्सी पर। और उधर जितने वो तुर्क चहलगानी के बाकी लोग थे, कितने, 40 में से एक तो अल्तुनिया है जिसने विद्रोह किया है, और इसको कैद भी कर लिया है। बाकी सरदारों ने अपने दिल्ली में बोतल वोतल खोल ली, उन्होंने पार्टी शुरू कर दी अपनी। जो जूस पीते थे उन्होंने जूस मंगा लिया, जो कोल्ड ड्रिंक पीते थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, जो वैसे थे दो चार पैक वैक वाले उन्होंने पौए हुए मंगा लिए अपने। और शुरू दावत दिल्ली में। बोला दावत करो, अब तो महारानी कैद कर ली गई है पंजाब में। अल्तुनिया को ये खबर पता चली, बोला पकड़ने वाले हम, कैद करने वाले हम, ये दिल्ली के सरदार हमको पार्टी में ही नहीं बुला रहे हैं। पार्टी में तो कम से कम बुलाओ, इतना क्रेडिट तो हमको दो, हमारे बिना कुछ संभव था क्या? हम ना होते तो क्या होता? अब इतनी देर में भैया रजिया सुल्तान समझ गई, बड़ा परेशान है अल्तुनिया, इसकी तरफ आंख मार दी उसने एक। बोला तू क्यों आंख मार रही है, मतलब झूठी कहानी है लेकिन तुम समझ लो, समझ जाओगे। उसने कहा देख भाई। बोला भाई? भाई कैसे हैं हम तेरे? मैंने कहा कोई बात नहीं, सुनो सुनो। हाँ अब ठीक है, अब बोलो। मैंने कहा देखो, तुम हो यहाँ सरदार, तुमने मुझे कैद कर लिया है यहाँ पर। अभी तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो तुम कौन हो जाओगे? रजिया के पति। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा जाके? कल को तुम्हारा अधिकार होगा। एक सरदार बन गया, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी वो 39 सरदार उधर दावत कर रहे हैं, तुमको तो कोई पूछ नहीं रहा। मुझको मार भी दोगे, कल वहां जाओगे, वो 39 तुमसे लड़ेंगे। मेरे साथ चलोगे, तुम्हारा सम्मान होगा, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हमारे साथ काम करोगे तो। ये बोल दिया उसने उससे। बोले ठीक है बॉस, चलते हैं। वो उसके भी समझ में आई, दिमागदार आदमी था। उसने बोला ठीक बात है, ये तो यार परफेक्ट बात है। उसने बोला ठीक है, तो शादी कर लेते हैं। अब आपको पता ही है भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, इसने शादी कर ली, और इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक घोषित किया गया। ये कहानी क्यों बनी? भाई वहां दिल्ली में जो थे, तो रजिया जब वापस गई तो उधर तैयार बैठे थे सारे सरदार, युद्ध कर दिया उन्होंने, वापस भागना पड़ गया रजिया को। वापस भागते हुए अल्तुनिया मारा गया है, इधर से जितनी गति से गए उससे दुगनी गति से वापस लौट के आए। उधर से फिर भीड़ इनके पीछे भाग ली, सेना इनके पीछे भाग ली। कहते हैं रास्ते में अल्तुनिया को अलग मारा गया, रजिया को अलग मारा गया। बेचारे ने सोचा होगा अच्छा आया इसके चक्कर में। बहुत बढ़िया। आगे आगे। इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक घोषित किया गया, शासक घोषित किया गया। नया पद बनाया गया, एक नायब ए मुमलिकात, जैसे आज देश में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, उस तरह इस पद को बनाया गया था। वजीर बनाया गया मुहाजुद्दीन को, जिसकी मृत्यु हुई 1242 में, और हत्या इसकी कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या, हत्या होगी बहराम शाह की। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हुई थी, ये तो पुरानी बात हो गई। मिनाज उस राज इतिहासकार किसके समय था? इल्तुतमिश, इसके बाप के समय था, पिताजी के समय रजिया के। उसने बताया था उसकी कमी सिर्फ औरत होनी थी, नहीं तो उसका नाम भी भारत के बड़े राजाओं में लिया जाता। ठीक है, तो बैराम साहब ने बताया था, इसको गद्दी पर बैठाया था। ये कौन था? ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था, रजिया का भाई था। इसने अपना नायब मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया था, एतगीन को, और फिर इसने एतगीन की हत्या करवा दी। एतगीन की, नायब मुमलिकात हम मार्क करना चाह रहे थे, एतगीन की इसने हत्या करवा दी। क्यों भैया? दरअसल में एतगीन ऐसा आदमी था, उसने बोला बहराम साहब एक बात बताओ, राजा है क्या, राजा बनने लायक है? सबने कहा नहीं भैया, आप राजा बनने लायक। किसी के इर्द गिर्द लोग भी तो होते हैं 4-6 जो उसको कहते हैं नहीं जी तुम ही हो सुप्रीम पावर। कभी कभी अंधों में भी काना राजा हो जाता है, देखा है आपने? जब अंधे हो जाए, काना हो, उसको थोड़ा तो दिख रहा है, तो बाकी सबके ऊपर रूल करने लग जाता है, बाकी सबके पास सवाल नहीं है। तो फिर क्या होता है? जन्म लेती है ऐसी ही एक व्यवस्था, जो कि एतगीन की व्यवस्था थी। उसने कहा राजा कितने हाथियों के साथ सुबह को बाहर घूमने जाता है? बोलो साहब उसके साथ 2 हाथी होते हैं। बोलो मेरे साथ 4 हाथी रखो। बोलो जी जब वो सो के उठता है तो उसके लिए 4 लोग शंखनाद करते हैं। बोले हमारे लिए 8 रखो। उसके दरबार में कितने आगे अंगरक्षक जाते हैं? बोले साहब उसके साथ 20 जाते हैं, हमारे साथ 40 जाएंगे। मतलब राजा को ही नकार दिया, और अपनी व्यवस्था उससे दुगनी, ताकि लोगों के अंदर शोर हो, शोर, व्यवस्था दिखे, काफिला दिखे अपना।
उसको पता चल गया मसूद शाह इसको बहरम शाह को कि यार ये ऐसे ऐसे कर रहा है ऐतकीन। उसने चुपचाप सोते हुए मरवा दिया उसको। राजा तो राजा है। तैयर के नेतृत्व में मंगलों का आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ था। ऐसे ही फिर मसूद शाह जो रुकनुद्दीन फरोज का बेटा था, वो गद्दी पर बैठा कुछ दिन के लिए किसलू खां की हेल्प से। लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी ये मुहाजबुद्दीन के पास में थी, जो वजीर था। ज़्यादातर डिसीजन ये लेता था। दरबार में इस समय पर रॉयल मैनेजर अमीर हाजी, मैंने बताया रॉयल मैनेजर होता था, यानी जो दरबार में राजा के बच्चे की व्यवस्था करना, बच्चे की सुरक्षा की व्यवस्था करना, बच्चे कैसे घूम रहे हैं, उनको क्या चाहिए, बाजार से क्या आएगा बाजार में अंदर। शैलेंद्र जी कह रहे हैं ड्राइवरों के लिए जीएस बता दो, मेरा लास्ट चांस है। बच्चों जीएस के लिए अलग अलग जीएस नहीं होती है, सबके लिए कॉमन जीएस होती है। आप सिलेबस पर ध्यान दिया करो। देखो आपको एग्जाम के लिए मान के चलो मैथ्स पढ़ना है, कोई टिप्स नहीं है। मैथ्स के जितने टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से कर लो एक बार। रीजनिंग के जितने टॉपिक्स हैं वो कर लो। जीएस के जितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो पढ़ लो। कोई एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है, किसी के पास जादू की झप्पी नहीं है, कोई भी मारेगा तुक्का मारेगा आपके लिए। और ऐसी वीडियो होती है ना 50, मैंने एक वीडियो बनाई थी अब से 1 साल पहले जीएस स्ट्रेटजी दिल्ली पुलिस के लिए। 1 साल में बहुत से ऐसे होंगे 1 साल में 75 वीडियो तुम्हारे लिए बना देंगे। ऐसे बढ़ जाएगा वैसे बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, गारंटी है। आपको बस उस सिलेबस को, सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। कोई किसी के पास टिप्स नहीं है, किसी को नहीं पता होता क्या एग्जाम में आएगा। अगर हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं ये छोड़ दो ये पढ़ लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ध्यान से सारे सिलेबस को पढ़ना, थम्सअप करो जी भैया हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीर हाजिब कौन था आपका? अब जैसे ड्राइवर पार्ट है तो ड्राइवर पार्ट के लिए आपका सबसे ज़्यादा तो वही पूछा जाएगा, उसको सबसे ज़्यादा पढ़िए कि जी मुझे इसके लिए कुछ बता दो। नहीं, ध्यान से बस पढ़ते रहिए एक फ्लो में, आगे आएंगे। तो कौन आता गद्दी पर? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का पुत्र था। इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। सल्तनत काल किसका? दिल्ली सल्तनत का। औरंगजेब क्यों कह रहे हैं जी? औरंगजेब दोस्त इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मैं बताऊं, औरंगजेब कहने का मतलब ये कि औरंगजेब का कोई खर्चा नहीं था। औरंगजेब टोपी सी करके अपना जीवन व्यतीत करता था, कुरान की आयतें लिखता था, मतलब अपने खुद के निजी रूप से उसके खर्चे नहीं थे। वही ऐसा नहीं था दरबार का, वही मानता था जनता का पैसा है, उसको खुद के ऊपर खर्च नहीं करो। तो इस तरह से ऐसे ही एक शासक था नसरुद्दीन महमूद, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। नायब मुमलिकात इसका था बलबन। नायब मुमलिकात दोस्त मैं कभी भी कहूँ ना, इसको आप मानना पीएम पद। यानी बलबन जो था किसके समय पर प्रधानमंत्री था? महमूद बलबन का दामाद था। देखिए बलबन की चालाकी देखिए, पहले इसने अपनी बेटी की शादी किससे कराई है? राजा से। भाई जिसका दामाद ही राजा है उसको क्या दिक्कत है? सर औरंगजेब तो बाद में आया ना। हाँ तो आज तो औरंगजेब पुराना हो चुका है ना, ये वर्तमान इतिहासकारों ने लिखा है। ये बच्चों ऐसा नहीं था कि किसी ने सन 1246 में लिख दिया था कि कोई औरंगजेब आएगा सन 1658 में गद्दी पर, ये उसके जैसा है। थोड़ा लॉजिक लगाया करो। ये किसी इतिहासकार ने मान के चलो सन 1900 में लिखा है। उसने देखा एक दिल्ली सल्तनत में था शासक नसरुद्दीन महमूद, एक मुगल वंश में एक शासक हुआ जो 1658 से 1707 तक रहा औरंगजेब। उसने तुलना करी तो सन 1900 में किसी इतिहासकार ने लिख दिया कि नसरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का औरंगजेब था। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी जैसे तुम सोचते हो कि जी उस समय कैसे पता चल गया औरंगजेब, ये उस समय का इतिहास नहीं है, ठीक है। तो महमूद बलबन का दामाद था, और ये कहा जाता है नसरुद्दीन महमूद की मौत के बाद में शमसी वंश का ये व्यक्ति था, इलवरी वंश से संबंधित। प्रथम इलवरी वंश का यहाँ पर खात्मा हो गया, यानी इलवरी वंश का इसके बाद कोई शासक नहीं रहा, और इसके बाद में गद्दी पर आया बलबन। बलबन अपने आप में एक स्टोरी है। आप अगर आज आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कोई भी वजह आपको कमजोर कर रही है, आप नाटे हैं, आपका कद कम है बाकी सबसे, आपका रंग काला है, आप गोरे नहीं हो या आप गोरी नहीं है, या किसी भी वजह से कोई भी दुनिया का ऐसा कारण है जो आपको इंफीरियरिटी लेके आता है, हीनता आपके अंदर पैदा करता है, पहले तो आप उसके शिकार मत होना। बलबन की कहानी कुछ ऐसी ही है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन बलबन। इसके वंश को द्वितीय इलवरी वंश या फिर इसके नाम पर बलबनी वंश की शुरुआत माना जाता है। इलवरी वंश की शुरुआत कहाँ से बताई थी मैंने आपको? बताया था इससे पहले प्रथम इलवरी वंश का खात्मा हो गया, प्रथम इलवरी वंश का, और बलबन के समय को माना जाता है कि द्वितीय इलवरी वंश है ये। इसने स्वयं को ईरानी नायक अफर सियाब का वंशज बताया। इसने बताया हम तो उनके वंशज हैं। अफर सियाब भी एक ऐसे समझिए बहुत बड़ा शासक रहा था ईरान में, और एक क्रूर शासक रहा था। अब ये इसकी पोस्टिंग कैसे हुई थी? ये जो बलबन है ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका गुलाम था, जरा फटाफट से आंसर करिए, एक बार लिख लेना इस बात को किनारे पर कहीं। इल्तुतमिश का गुलाम, यानी आज का आदमी नहीं है दरबार में, इल्तुतमिश के समय का। और इसके प्रमोशंस बहुत हुए। छोटा सा बलबन था, छोटा सा बलबन। कहते हैं बाजार में जब इसको कोई नहीं खरीद रहा था तो इल्तुतमिश ने दया करके खरीद लिया कि बेचारे को कोई खरीदता नहीं है, चलो हम ही खरीद लेते हैं इसको। क्योंकि इसका कद बहुत कम था, देखने में बदसूरत था, नाटा था। नाटा मतलब हाइट कम, ये कहा जाता है बलबन के बारे में। लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने इसको ले लिया। इल्तुतमिश ने कहा कि घोड़े बहुत ऊंचे होते हैं, घोड़ों को नीचे से कोई साफ नहीं कर पाता, तो ये बलबन कम से कम घोड़ों को नीचे से साफ कर देगा, नीचे से साफ, पेट वेट घोड़े का साफ कर देगा, यही काम कर देगा और कुछ नहीं करेगा। तो ले लिया बलबन को उसने। बलबन ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। दुनिया में जो व्यक्ति पीछे रह जाता है, या दुनिया जिसका उपहास उड़ाती हो, कहते नहीं है जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है, और बलबन ने वो इतिहास रच दिया।
वो पहले तो घोड़ों की लीद उठाता था, यानी कि गोबर उठाता था। धीरे धीरे उस अस्तबल का प्रमुख बना, शिकार विभाग का प्रमुख बना, और धीरे धीरे नायाब मुमलिकात, ये मैंने आपको बताया था, पीएम बन गया साम्राज्य का। किसके समय पर बना था पीएम, जरा बताइए? नसरुद्दीन महमूद के समय पर। अपनी बेटी की शादी करा दी थी राजा से, अपना दामाद बना लिया था राजा को। तो बलबन बहुत दूरगामी सोच रखता था, और बहुत कुछ सोच समझ के उसने अपने कदमों की चाल को धीरे धीरे बढ़ाया। आप भी जिंदगी में एकदम से कुछ मत चाहना, धीरे 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 आप वो सब कुछ पाएंगे। अमीर ए शिकार बना था ये बहराम शाह, जो ये गुलाम वंश का शासक रहा था उसके समय। अमीर ए आखूर महमूद शाह के समय बना, सॉरी मसूद शाह के समय। नाइब ए मुमलिकात ये नसरुद्दीन महमूद के समय बना, जो कि इसका दामाद था, जो टोपी सी करके जीवन व्यतीत करता था। इसको हमने टाइटल और दिया था सल्तनत काल का, बोलेंगे भाई? सल्तनत काल का औरंगजेब इसको कहा गया है। बहुत बढ़िया सर, 1600 मीटर रनिंग करके आया हूँ। अरे रनिंग करके आए, ये बोले करो 1600 मीटर मार के आया हूँ, ये क्या है? सुबह मार काट की बात करने लग जाते हो तुम। 1600 मीटर मार के आया हूँ, ऐसे ही बोलते थे, दौड़ लगा के, दौड़ मार के आया हूँ। सही करो सेंटेंसेस अपने अभी से, है ना? और आपको कम से कम 5 से 10 मिनट डेली फिजिकल एक्टिविटी को देने हैं। 15 मिनट दे दोगे तो अच्छा ही है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। पिछली बार भी दिल्ली पुलिस के टाइम पे मैं बच्चों को पहले से बताता था। मैंने कहा था कि कभी कभी क्या होता है कि आपका बाद में टाइम आपको नहीं मिलता है, तो आप अभी से 10-15 मिनट डेली क्यों फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं निकालते? 10-20 डिप्स लगा लो, 200 400 500 मीटर दौड़ते रहो, 10-20 बीम लगा लो, है ना? तो वो आपके मेंटल हेल्थ को भी अच्छा लगेगा फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में। ये जरूर किया करो, थम्स अप करो जी भैया, करेंगे। अच्छा, नायाब मुमलिकात नसरुद्दीन महमूद के समय पर बना। वह स्वयं को नियामत खुदाई और जिल ए इलाही कहता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नियामत खुदाई का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, द शैडो ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। क्योंकि जब ये शासक बना तो बहुत क्रूर था, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, चुपचाप बैठ रहता था ये। इसको आकर के सब खबर सुनाते थे बहुत हंसी मजाक की, ये हंसता ही नहीं था। कोई भी आके इसको हंसी की खबर सुनाए, ये हंसता ही नहीं था। और सामने वाले को भी इजाजत नहीं थी कि वो हंसी की बात को हंस के बता दे, उसको भी एकदम शांत मन से, दुखी मन से बतानी होगी। और बलबन रिएक्ट नहीं करेगा इधर से बदले में। तो जो कैसा माहौल रहा होगा, कितना खौफनाक माहौल रहा होगा। जब भी दरबार में एंट्री करता था तो इसके साथ 1000 लोग भाले वाले लेकर, तलवार आगे पीछे, बिस्मिल्लाह 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 शोर करते हुए आते थे दरबार में। खौफ का माहौल बना देता था दरबार में, खौफ का माहौल। और ये कहता है कि किसी को भी इसने दंड दिया, मार देती थी इसकी सेना, इसके जो अंगरक्षक थे, किसी को मार देते इसके कहने पर, तुरंत दरबार में से उठा के मार देते थे। और ये कहता था कि अब भाई साहब एक बात समझो, मतलब इतने प्यार से नहीं कहता होगा, लेकिन वो कहता था मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं जो काम कर रहा हूं ये काम मुझसे कोई और करा रहा है, मैं कर ही नहीं रहा हूं ये काम। आप ही तो कहते हैं सब उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो मैं भी किसी को मरवा रहा हूं, यदि यदि मैं किसी की हत्या करवा रहा हूं तो ये उसकी मर्जी से है, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। तो इसीलिए उसने खुद को बोला ईश्वर की छाया, मैं ईश्वर की छाया हूं, खुद को बहुत बड़ा समझता था। भाई ऐसे ही तो होता है जनरली। हम अपने मन को शांत करने के लिए क्या कहते हैं, सिद्धांत आता है कि सब ईश्वर की माया है। दूसरा कोई गलती कर दे तो हम कहते तब नहीं, तब ईश्वर की माया नहीं, उसकी गलती है। अपनी कोई बात आ जाए तो कहते कोई गलती हो जाता है कभी कभी। ठीक है। बलबन ने सिजदा, यानी कि जब भी बलबन दरबार में एंट्री करेगा सब उसके सामने झुक जाएंगे। पाबोस, फिर आर्मी वालों की जैसे वो होता है ना, आर्मी कोहनी पर एक ड्रिल करती है, आपने देखा होगा। ऐसा किसी ने अपने दरबारियों से कहा कि आप घुटनों के बल आ जाओगे और फिर मेरे पैरों को चूमोगे, बलबन के पैरों को। तथा नवरोज त्योहार, ये पारसियों का एक त्योहार था, इसने अपने यहाँ पर शुरू किया। तुर्क चहलगानी याद है, किसने स्थापित किया था तुर्क चहलगानी को? तुर्क चहलगानी, इल्तुतमिश ने। और बलबन इतना पावरफुल हो गया था कि धीरे धीरे ये भी उन 40 सरदारों में से एक था। मैंने आपको बताया था रजिया के हटाने का कारण तुर्क चहलगानी रहा। या किसी भी राजा के समय विद्रोह हुए तो तुर्क चहलगानी के सरदार प्रमुख होते थे। बलबन समझ गया था इस बात को, क्योंकि वो भी एक तुर्क सरदार में शामिल हो गया था, इतना पावरफुल था। उसने कहा पहले इनको ठिकाने लगाना है। तो जितने भी अतीक खान से लेकर के आपका मलिक बकबक से लेकर के उस समय के बड़े ये तुर्क सरदार थे जो बड़े प्रसिद्ध थे, जिनके पास बड़े क्षेत्र आते थे, उन सबको इसने छोटी छोटी बातों के लिए बड़ा दंड दिया। क्योंकि वो भी तुर्क सरदार अपनी मर्जी में कुछ भी करते थे, तो इसने कई लोगों की तो कौड़े मार मार करके, ऐसा कौड़ा कि शरीर पे लग जाए तो आपकी हड्डी दिखने लग जाए, पहले कौड़ों की सजा मिलती थी। और इसने अपने कई तुर्क सरदारों को, सोचो एक कौड़े में ही हाल होता है, उनको 1000 और 500 कौड़े लगवाए। इस तरह से इसने अपना खौफ स्थापित किया। तो पूछेगा तुर्क चहलगानी किसने नष्ट किया, तो हमेशा बताएंगे बहुत सारा। मेवातियों के खिलाफ, ये मेवाती कौन है? मेवाती क्षेत्र आपने देखा है, ये दिल्ली के आसपास का हरियाणा का मेवात नूह क्षेत्र, जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लीजिए, दिल्ली के पास में है। तो ये मेवाती क्या करते थे, ये
दिल्ली में एंट्री करते, यहाँ लूटपाट करते यात्रियों के साथ में और वापस चले जाते। अब बलबन के टाइम पे जब ये हो रहा था तो बलबन को ये नामंजूर था। बलबन ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, इनका सॉल्यूशन करो। तो उसने 3,000 अफगानों को बुलाया, 3,000 अफगान, बहुत हट्टे कट्टे। और उसने कहा जितने भी चोर और डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन सब की हत्या हो जानी चाहिए। यानी कि तलवारें दे दी उसने सबको। तो इसलिए बोलते लोहा और रक्त, खूब रक्तपात हुआ। और उसने कहा मेरी जनता के साथ में कोई लूटपाट नहीं करेगा। ठीक है। गैर इस्लामिक प्रथा को इसने लागू किया। गैर इस्लामिक प्रथा मतलब मैंने बताया खुद को ये अपर सियाब का वंशज मानता था, तो ईरानी बहुत सारी प्रथाओं को इसने लागू किया, जिसमें बहुत सारी ऐसी थी जो पर्शियन प्रथाएं थी, पारसी पारसी प्रथा जिनको हम कहते हैं, इसलिए गैर इस्लामिक कहा गया है, नॉन इस्लामिक। सेना को इसने संगठित किया और दीवान आरिज बनाया, एक विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे में रक्त नीति बहुत पूछा जाता है, जो ब्लू कलर में मैंने किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेना मंत्री इसने बनाया था अपनी सेना को कंट्रोल करने के लिए, इमाद उल मुल्क, ये इसका सेना मंत्री था। सैनिकों के लिए नगद वेतन की इसने शुरुआत की थी, लेकिन क्या रहा था, रिजल्ट क्या रहा था बताएंगे एक बार, असफल। हम आपको आगे बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति रहेगा जो सफल रहा। दरअसल में इसने क्या किया, नगद वेतन। अच्छा हमें बताओ पहले क्या दिया जाता था, इक्ता जानते हैं आप सब लोग, बोले यस। इक्ता किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने शुरू किया आपका गुलाम वंश में। तो इक्ता में क्या होता था, जमीन दी जाती थी। यस भैया। तो जमीन जब इल्तुतमिश के समय मिलनी शुरू हुई कुछ सैनिकों को, तो उनमें से बहुत सारे सैनिक बूढ़े हो गए। भाई बूढ़े सैनिक हो गए ना, अब वो सेना में तो कोई काम नहीं कर रहे थे। कुछ जो सैनिक शहीद हो गए थे युद्ध के दौरान, मारे गए थे, तो उनकी पत्नियों के पास वो जमीन थी, विधवा, इनका भी कोई अभी सेना में योगदान नहीं बचा था। किसी के अगर मान के चलो माँ नहीं रही और पिता भी खत्म हो गए, तो वो जमीन अभी बच्चों के हक में थी। तो वो कहते हैं कि बलबन ने ये सोचा कि इन सब लोगों का कोई युद्ध में तो योगदान है नहीं, तो एक काम करते हैं, इनसे जमीनें वापस ले लेते हैं और इनको कुछ पैसा दे देते हैं कि भाई आप ये पैसा लेते रहिए, थोड़ा पैसा ले लीजिए आप, क्योंकि आपका उतना योगदान नहीं है। लेकिन ये सब इकट्ठे होकर के बोलते हैं मलिक फखरुद्दीन के पास चले गए। मलिक फखरुद्दीन बलबन का अच्छा दोस्त था, दरबार में अच्छा उसका रुतबा था। तो मलिक फखरुद्दीन ने बलबन को जाकर के समझाया कि नहीं भाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं फिर इसने इसको वापस ले लिया था अपने डिसीजन को। जो कुछ वर्ग को वो नगद वेतन देना चाहता था, सभी को नहीं, कुछ को, जो सेना में काम नहीं कर रहे थे। सर हमने कल बैच बाई किया है, हम तैयारी कर सकते, 3 दिन पहले ही ले लेता या 2 दिन पहले ले लेता बैच। अरे तो मैं क्या समझाऊं, बच्चों तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। हो सकता है सीखते सीखते 4 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, लगता है समय। पढ़ा करो पढ़ा करो। गुप्तचर विभाग इसने बनवाया, बरीद ए ममालिक। और बलबन की एक बात और तुम्हें मैं बताऊं, बलबन से सिर्फ और सिर्फ उसके गुप्तचर मिल सकते थे, और बलबन के गुप्तचर हर जगह थे। सोचिए, आप कुछ कानाफूसी भी कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो बलबन को पता है दरबार में कोई बात चलती है, क्योंकि यही नहीं पता जिसके कान में आप बात कर रहे हैं वो बलबन का जासूस है या नहीं है। कहते हैं हर दूसरा व्यक्ति बलबन का जासूस था। तो आप सोचो, जिसको प्रकृति ने ऐसा बनाया, लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, तो उसने फिर रूल किया लोगों पर अपने तरीके से। 1279 में एक पागल ये है, इस पागल की कहानी सुनो। 1279 में तुगरिल खां ने बंगाल में विद्रोह किया। ये तुगरिल खां बंगाल में था, बलबन बूढ़ा हो चुका था, ये बलबन का ही कृपा पात्र था तुगरिल खां। ठीक है, उसी की वजह से इसको बलवान आपका बंगाल मिला था। तो ये चाचा को इतनी भूल हुई, तो चाचा ने बोला बलबन तो 80 साल का हो चुका है, तो क्यों नहीं अब इधर बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल समझते हैं ना आज वाला बिहार और उड़ीसा, ये क्षेत्र, यहाँ यहाँ दिल्ली है, बोला अब हमारे नाम के सिक्के चलेंगे यहाँ। इस तुगरिल खान ने अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए और खुद को बोल दिया कि मैं दिल्ली की गद्दी का अधीन नहीं हूँ, दिल्ली की गद्दी का अधीन मैं नहीं हूँ, अब हम स्वतंत्र शासक हैं। बलबन ने कहा "ओ भाई जाओ इसे समझा के आओ थोड़ा, इसका दिमाग ठीक नहीं है अभी"। गए कुछ लोग, अतीक खान जैसे लोग समझ के गए। बलबन का बेटा गया बुगरा खान, लेकिन उसको हरा दिया इसने तुगरिल खान ने। बलबन का दिमाग खराब, 80 साल की उम्र में सारी फौज लेकर इसके चला अपनी। बोले "ये जो बंगाल है ना, इसको सारे कैप्चर कर लो, एक भी आदमी बंगाल का ना बाहर जाएगा, ना एक भी आदमी अंदर जाएगा सेना के अलावा, हम देखते हैं इसको तुगरिल खां को"। आपको पता तुगरिल खां का उसने क्या किया था, ये कहा जाता है बंगाल के बाजार यानी मुर्शिदाबाद के बाजारों में, मुर्शिदाबाद शहर में, मुर्शिदाबाद अभी आपका बांग्लादेश में पड़ता है, वो पहले बांग्लादेश भी बंगाल का हिस्सा था। तो मुर्शिदाबाद के बाजारों में लगभग 3 किलोमीटर तक लकड़ी के फट्टे की, लकड़ी की 10-10 फीट ऊंची दीवारें बनवाई गई, दोनों तरफ ऐसे, दोनों तरफ दीवारें। और जितने भी तुगरिल खां के रिश्तेदार थे उन सबको मार करके, किसी की गर्दन काट के, किसी का हाथ काट के, किसी के पैर काट के, कहते हैं हजारों लोगों को यहाँ लटवा दिया उसने। और इस तुगरिल खां को जब घेर के मारा तो इसको बोला इसकी सिर्फ खाल खाल उतार लो, और इसकी खाल खाल में भूस भरवाया और इसको मुर्शिदाबाद के बाजारों में लोगों के सामने खिंचवाया।
घुस भरवा करके, और ये बोला देखो अगर कोई बलबन के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका ये हक होता है। समझ गए? बलबन ने इसकी खाल में घुस भरवा दिया, लिखा हुआ भी है। इसके बाद में बंगाल का जो इक्तेदार था, इक्तेदार मतलब इक्ता मतलब भूमि, और उस हिस्से का अपने पुत्र बुगड़ा खां को बनाया। बुगड़ा खां कौन है? ये आपका बलबन का बेटा है। ये जानता था बलबन कैसा है? बलबन ने एक दिन इससे बातों में कहा कि बेटा आप गद्दी पे बैठोगे। बोला बेटा जी मेरी कोई इच्छा ही नहीं है गद्दी पे बैठने की। इतने खौफ में था, पता नहीं क्या डिसीजन ले ले। उसका मोह भंग हो गया था शासन को देखते हुए, इतना डरा हुआ था। तो ये तो गद्दी पे ही नहीं बैठा था इसका बेटा, सोचो तुम। ओके। तो इसके समय 1279 और 1285 में मंगोल क्षेत्र से जो लोग आते थे, मंगोल आक्रमण भारत की सीमाओं पर अक्सर होते रहते थे, तो वो भी हुए थे। इसकी मृत्यु 1287 में हुई। इसका मकबरा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है बस। इसके बाद में जो महमूद एक बेटा था, ठीक है, वो महमूद नहीं है, ये एक बलबन का बेटा था, ये मर गया था आपका अभियान में एक में। बलबन का पोता कैकुबाद किल्लोखरी का किला बनवाया इसने, और ये मुल्तान भाग गया। ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसको बता दिया कि दिल्ली में तेरी हत्या हो सकती है, तो ये मुल्तान भाग जाता है अपना शासन छोड़ करके। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहा, यहाँ लिखा हुआ है सबसे लास्ट नीचे लाइन में, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो रहा था कैमूर्स। ठीक है। और इसके समय पर जो ज्यादा जिम्मेदारी थी तो वो बुलंदशहर का इख्तियार था जलालुद्दीन खिलजी। नजदीक, दिल्ली के नजदीक है बुलंदशहर, अपना जिला भी है। तो जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति रहा था जो गुलामों के समय पर एक्टिव था, और गुलामों के समय पर जितने भी आपका मंगोल आक्रमण होते थे, मंगोल आक्रमण इस सीमा से होते थे भारत में, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो ड्यूटी दे रखी थी बलबन के टाइम से ही, वो ड्यूटी थी किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। और यही जलालुद्दीन खिलजी, इसके अंदर महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है, ये सोचता है कि एक दिन गद्दी पे हम क्यों नहीं बैठ सकते। तो इसी जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हत्या करवाई थी आपका कैमूर्स की, और साथ में गद्दी के लिए आपकी दावेदारी ठोकी थी, और खुद को अगले वंश का शासक बोलेंगे, अगले वंश का शासक अर्थात अगले वंश का शासक अर्थात खिलजी वंश का संस्थापक बनाया। बात क्लियर है? पहले यहां तक की बात बताएं सारे लोग, क्लियर है?